नमस्कार मित्रों, मैं हनी पांडे आज आप लोगों को पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में जानकारी दूंगा। इससे पहले वीडियो देखने के पहले कृपया मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद। सेल देख लीजिए, ठीक है ना। अब हम आगे आज देखेंगे पहले साइटोप्लाज्म, ठीक है। हमने सेल मेम्ब्रेन की कहानी खत्म की है ना। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो, प्लांट्स में सेल वॉल कहते हो, इनकी कहानी खत्म हुई। कल इसको हमने देखा। आज के वीडियो में हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे शुरुआत में आपने देखा था देयर आर 3 मेजर पार्ट्स ऑफ अ सेल। सेल मेम्ब्रेन पहला हुआ था, सेकंड साइटोप्लाज्म हुआ और थर्ड न्यूक्लियस हुआ, ठीक है। अभी हम लोग साइटोप्लाज्म देखते हैं, क्योंकि पहला पार्ट सेल मेम्ब्रेन देखे, हमने आपको बताया कि ये एंट्री पॉइंट है, पोरस होता है। वहीं पर आपने ओनियन में देखा, प्याज में देखा, सेल मेम्ब्रेन आफ्टर देन सेल वॉल, डबल कोटिंग, ठीक। तो किसी किसी में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल दोनों होंगे, किसी में जैसे प्लांट्स या बैक्टीरिया में आपका सेल वॉल ही होगा। बाकी यूकारियोटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो लिविंग हैं, उनमें आपका जो है सेल वॉल नहीं होता। प्लांट्स में सेल वॉल होता है और बाकी अन्य जीव जंतुओं में सेल मेम्ब्रेन होता है। अदर मीन्स प्लाज्मा, ठीक है। अब हम साइटोप्लाज्म देखते हैं। अगर हम समझें तो साइटोप्लाज्म को हमने पहले भी बताया था कि गाढ़ा लिक्विड होता है जो सेल में भरा होता है। गाढ़ा लिक्विड जो सेल में भरा होता है। अब आप देख रहे थे सेल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें भी, उसने उस दिन हमने बनाया था सेल, ऐसे अगर हम समझते हैं बन जाए, ठीक है। अब देखो, जैसे आप अगर ये सेल बना लेते हो, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको न्यूक्लियस बता देते हैं, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये आपका पहले तो सेल हुआ और ये आपका पोरस जो आपका है, एंट्री पॉइंट है, आपका प्रोटेक्टिंग लेयर है, इसे आप क्या कहते हो, इसे कहते हो सेल मेम्ब्रेन कहते हो, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो और ये क्या आपका है, न्यूक्लियस। क्या है आपका न्यूक्लियस। अब आपको देखना क्या है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो जो बीच का ये पूरा स्पेस आपको दिख रहा है ना, इसमें आपका जेली लाइक स्ट्रक्चर, गाढ़ा तरल पदार्थ जो होता है, ये फिलअप होता है। इसका नाम क्या देते हैं, साइटोप्लाज्म। अच्छा, अगर हम डिफाइन करें तो हमारे समझ में आ जाइए, ध्यान से देखेंगे। ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो प्लेस है वही क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्या है वो, साइटोप्लाज्म। इस पिक्चर में आप देखो, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो हिस्सा है, बिटवीन प्लेस है, वही आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब हमारे यहाँ पर देखो ना, साइटोप्लाज्म क्या लिखा है डिफिनीशन, इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड, ठीक है ना। यह एक जेली लाइक फ्लूइड है, एक तरीके से गाढ़ा लिक्विड है, थिक लिक्विड है, that fills up the parts of the cell between the cell membrane and the nucleus. Between the cell membrane and the nucleus. In other words, you can also define it, the between place of cell membrane and nucleus in the cell is known as cytoplasm. मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन इट, यू नो दैट। इसको आप जानते हो कि सेल के अगर हम मेजर पार्ट देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, 3 हम देखते हैं मेजर पार्ट, ठीक है। जिसमें से हम अगर ये समझें तो ये आउटर कवरिंग हो गई, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये बीच का जो हिस्सा है ये आपका साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म में ही ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ज्यादातर। बाकी ये भी है सेल के ही पार्ट है, ये मेजर पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, 3 ये आपके जो है मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है ना, सेल के। बाकी अगर आप बात करो तो ये आपका साइटोप्लाज्म में भी कई सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है। अब देखते हैं, इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड दैट फिल्स अप द पार्ट्स ऑफ द सेल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। All life functions
take place in the cytoplasm. A number of components called cell organelles are present in the cytoplasm. All life functions take place in the cytoplasm. जीवन का सारा कार्य, ठीक ना, लाइफ वर्क, जितना भी लाइफ फंक्शन होते हैं, सारे लाइफ फंक्शन साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही जीवन के सारे लक्षण पाए जाते हैं। जो जीवन चक्र चलता है, इसकी जो बिगिनिंग पॉइंट है वो आपका साइटोप्लाज्म है। इसी साइटोप्लाज्म में सारे लाइफ फंक्शंस होते हैं। अ नंबर ऑफ कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, जिसे आप सेल ऑर्गेनेल्स कहते हो, कोशिकाएं कहते हो, ठीक ना। अ नंबर ऑफ कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। कई संख्याओं में तत्व, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो इसी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब वो क्या होंगे, अभी बहुत डिटेल में हम पढ़ नहीं रहे हैं, फिर भी हम जानकारी के लिए समझें। माइटोकॉन्ड्रिया, रेटिकुलम होता ना, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, रिबोसोम, ठीक है, वैक्यूल, ये जितने आप होते हैं इसी साइटोप्लाज्म में ही तैरते हैं, फ्लोट करते हैं और यही फंक्शन करते हैं। समझ गए? साइटोप्लाज्म में ही क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म वर्क लाइफ फंक्शन। दैट मीन्स साइटोप्लाज्म वर्क लाइफ फंक्शनल वर्क। जीवन फंक्शन जो करता है, लाइफ फंक्शनल जो चीजें हैं वो इसी पर काम करती है। इतना समझ गए ना प्रॉपर? आपने सेल देखा, मेजर पार्ट आप पढ़ रहे हो, जिसमें से पिछले वीडियो में आपने देखा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, और उसमें वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, कैसे होते हैं, वर्क क्या होता है, वो आपने कल के वीडियो में देखा। आज आप साइटोप्लाज्म में देखते हैं तो साइटोप्लाज्म बराबर समझ में आया। अगर ना समझ में कुछ आए तो आप ये बताएंगे द between place of nucleus and cell membrane is known as cytoplasm. It is jelly-like structure. All life functional work is done in the area, in this cytoplasm, in the cytoplasm. Okay. तीसरा हम क्या पढ़ते हैं? ये दो हो गए मेजर पार्ट। अभी इसके अंदर की स्टडी आप नेक्स्ट क्लास में देखोगे, हायर क्लास में देखोगे कि आप रिबोसोम देखोगे, गोल्गी एपैरेटस देखोगे, लाइसोसोम देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया देखोगे। इनका वर्क आप आगे देखोगे डिटेल में, लेकिन अभी ये तो जरूर याद रहना चाहिए। अभी ये आपको पता होना चाहिए कि ये साइटोप्लाज्म में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। मेजर उसमें भी है, कुछ मेन उसमें भी है, ठीक है। अब तीसरा आप कहाँ पे आ गए? न्यूक्लियस। क्या देखेंगे? आपको पहले से भी पता है, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ अ सेल। लाइक अवर ब्रेन कंट्रोल अवर बॉडी, सेम लाइक न्यूक्लियस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सेल। ओके, ये भी होते हैं। अब जिस प्रकार सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन की कोटिंग हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोटिंग हुई है, या प्लांट सेल में सेल वॉल की कोटिंग हुई है, या ओनियन पील में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों की कोटिंग हुई है, उसी प्रकार डबल कोटिंग के साथ आपका न्यूक्लियस भी होता है, जिसका नाम अपने आप हम समझ गए कि न्यूक्लियस के जो आउटर कवरिंग प्रोटेक्शन एरिया है, उसको हम, उस लेयर को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। हो गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? एक सेल नहीं देखते हैं, केवल न्यूक्लियस को देखते हैं, और यहाँ न्यूक्लियस देखते हैं, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस देखना। इसको पढ़ेंगे डिटेल में हायर क्लास में, क्लास 9 क्लास में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड न्यूक्लियोलस, फोर्थ क्रोमोसोम, ठीक है। सबसे पहले सेल के थ्री मेजर पार्ट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, cytoplasm, nucleus. Cell membrane is the outer covering protecting layer of a cell.
और यही डिसाइड करता है किस मटेरियल को इंसाइड करना है, किसको आउटसाइड करना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा नहीं जाएगा। फिर आप देखते हो साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म आपका मिडल एरिया होता है, फ्लूइड है, गाढ़ा लिक्विड है, थिक लिक्विड है। अब इसमें मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और लाइफ फंक्शन वर्क यही होता है। और अंदर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियस। क्या मिलता है, न्यूक्लियस। अब अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो केवल न्यूक्लियस अकेले तो बना नहीं होगा कि केवल न्यूक्लियस में केवल एक ही प्रकार का ऐसे ही अकेला रहेगा, इसके भी पार्ट हैं। मतलब न्यूक्लियस को भी हम डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, बट अभी ये जरूर जानेंगे कि सेल के 3 पार्ट्स जानते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस के भी 3 पार्ट्स 4 मेन पार्ट्स होते हैं जो वो जानते हैं। तो देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और एंड क्रोमोसोम्स। ओके, एंड हमारे माइंड में आता है कि तो ये ब्रेन क्या है, ब्रेन ऑफ सेल है। ये क्या है, ब्रेन ऑफ सेल है। क्या ब्रेन ऑफ सेल कौन है, आपका न्यूक्लियस है, और ये 4 मेन पार्ट से ये भी बना है। तो अगर ब्रेन का वर्क देखें तो ब्रेन का वर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग, कंट्रोल ओवर बॉडी, ब्रेन कंट्रोल ओवर होल बॉडी। सेम लाइक अगर हम समझें तो न्यूक्लियस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सेल, ये भी हम जानते हैं, आगे पीछे पढ़ चुके हैं कि ये क्या करता है, क्या इसका वर्क है। अगर हम बात करें तो प्रमुख वर्क इसका क्या है, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। यू नो दैट nucleus is a brain of a cell, but what is the major role of nucleus in the cell? So here we can see nucleus plays an important role in nucleus। महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ पे निभाता है वो हम देखेंगे, या फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन। और आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग जो होती है, लाइफ प्रोसेस जो होता है, चाहे वो यूकार्योटिक हो, चाहे वो प्रोकार्योटिक हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, सबका जो बॉडी डेवलप होता है, बिगिनिंग होती है, लाइफ शुरू जहां से होता है, जीवन जहां से शुरू होता है, सिंगल सेल से होता है। आप फर्टिलिटी पढ़े हो ना, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट। तो जाइगोट का मतलब होता है डबल सेल, one belong to female, one cell belong to female and one cell belong to male, ova sperm in human being। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे अमीबा है, ये सिंगल पेरेंट्स होता है, तो क्या सेल डिवीजन नहीं होता। अब अगर हम उसको पढ़ें अमीबा को, तो अमीबा का न्यूक्लियस डेवलप होता है, और न्यूक्लियस डेवलप होकर डबल न्यूक्लियस में टूटता है, और ये डबल अमीबा को जन्म देता है। तो यहाँ पर तो सिंगल पेरेंट्स हैं, तो ये क्या हो गया, सिंगल पेरेंट्स है, ठीक है। और ये क्या कहलाएंगे, जो 2 सेल बने उन्हें क्या कहते हैं, डॉटर सेल। अमीबा के टूटने से, न्यूक्लियस के डेवलप होने के बाद अमीबा के टूटने से, व्हेन अमीबा ब्रेक डाउन इनटू 2 अमीबा बाय द इंक्रीजिंग साइज ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज सेल डिवीजन। ये भी आपका सेल डिवीजन है, वहां पर भी सेल डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस ने वहां पर भी तोड़कर 2 अमीबा बनाया, बट वहां पर हम देखते हैं कि मेल फीमेल या स्पर्म ओवा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसे हो गया। लेकिन अपने बॉडी में अब जब हमारी स्टार्टिंग होती है तो सिंगल स्पर्म क्या करता है, फ्यूजिंग विथ ओवा, एक स्पर्म ही ओवा के अंदर एंटर करता है, और जाने के बाद वो क्या करेगा, फर्टिलाइटी करेगा और जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट का मतलब क्या होता है, डबल सेल। अब ये डबल से 4 सेल हो गए, 4 से 8 हो गए, मतलब ये डिवाइड होते चले जाएंगे। तो शुरुआत तो हमारी सिंगल सेल से होती है ना, चाहे वो हाथी हो, चाहे ब्लू व्हेल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई जानवर हो, स्टार्टिंग उसकी 1 सेल से होगी, स्टार्टिंग 1 सेल से होगी। बाद में जो ये मल्टी सेलुलर बनता है, इसका मतलब सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर बनने का मतलब क्या हुआ, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन कौन करवाएगा, न्यूक्लियस। सेल डिवीजन कौन कराएगा, न्यूक्लियस कराएगा। एनी डाउट समझ में आ रहा है ना बराबर, कि अमीबा को मैंने इसलिए लिया कि उसमें सिंगल पेरेंट होता है, बाकी और सबको मैंने इसलिए लिया कि जिसमें आप देखोगे यंग वंस को जन्म दिया जाता है, इसमें सीधे
बच्चों को जन्म देते हैं जो, उसमें आप हमेशा याद रखना सेल डिवीजन जो होगा, सेल डिवीजन उसका श्रेय न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इसी को करने में माहिर है, या सेल को तोड़ता है और हमें मल्टीसेलुलर बना देता है। तो पहला काम तो समझ में आया ना, सेल डिवीजन, ठीक ना। सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट यूनिसेलुलर इनटू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, अब दूसरा क्या दिया है देखो, अब न्यूक्लियस का ही काम देख रहे हैं। न्यूक्लियस ने पहला काम क्या किया, सेल डिवीजन किया। सेल को तोड़ना भी इसी का काम है, सेल को ब्रेक करके ज्यादा सेल बनाना और बॉडी के आकार को, शेप साइज को बढ़ाना न्यूक्लियस का ही काम है। बाकी हम इतना अंदर नहीं सोचते, हम बस इतना सोचते हैं कि ज्यादा खाएंगे तो शरीर बन जाएगा, यही तो सोचते हैं। अब ये कभी नहीं सोचते कि ज्यादा खाने से शरीर बन जाएगी, तो कैसे, क्यों बन जाएगी? इसका मतलब जो ज्यादा नहीं खाता उसके शरीर नहीं बनेगी। तो इसका मतलब जब आप ज्यादा खाओगे तो बॉडी में एनर्जी ज्यादा होगी, जब बॉडी में एनर्जी ज्यादा होगी तो सेल के पास एनर्जी होगी, तो कार्य करने की शक्ति बढ़ जाएगी। न्यूक्लियस जल्दी से सेल डिवीजन करेगा। इसका मतलब ये मत सोचो कि हम कम खाएंगे तो सेल डिवीजन होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं खाओगे तो सेल डिवीजन होगा नहीं, और सो पे बैठ जाओ ये सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो कहेगा आपसे, है ना। और एक चीज याद रखना, जितनी ज्यादा जानकारी आपकी होगी जीवन उतना कठिन हो जाएगा साइंस के क्षेत्र में, क्योंकि आप सब कुछ जान जाओगे, ज्यादा चीजें जान गए। भाई अगर आपको कुछ नहीं पता कि मेरे कंधे में दर्द है, या मुझे बुखार है, या अंदर से बुखार है, कोई अंदर से प्रॉब्लम है, इंटरनल या एक्सटर्नल कोई प्रॉब्लम है हमारे पास, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने को बताया, डॉक्टर ने दवा दिया और हम दवा खा करके सोचे कि डॉक्टर की दवा हो गई, ठीक हो गए, तब आप ठीक हो जाओगे। बट अगर आपको ये तक पता हो जाए कि प्लेटलेट्स के कम होने से डेंगू हो जाता है, अब आपको कोई डॉक्टर नहीं, आप खुद के डॉक्टर बनोगे। सबसे पहले पैथोलॉजी में ब्लड चेक करके प्लेटलेट्स काउंट करवाओगे, हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाओगे, और उसके बाद टेंशन में आ जाओगे, अरे यार हीमोग्लोबिन तो हमारा 13 मिनिमम 12-13 होना चाहिए, जो मतलब वो घट के 8 आ गया, प्लेटलेट 70 हो गया, अब बहुत मुश्किल है हमारा बचना। तो हमारा ब्रेन जब ये जान जाएगा ना तो हमारे बॉडी के फंक्शन को कम करेगा। आप कभी भी अंदाजा लगाइए, आपको अपना ब्रेन को आप अभी अकेले पड़ जाए, खूब काम करें, दिन भर वर्क करें और अकेले बैठे रहें, और आप अपने ब्रेन को ये काम दे दें कि भैया बताओ बॉडी में कितनी प्रॉब्लम है, बताएगा, पैर में दर्द है, गांठ में दर्द है, सर में दर्द है, आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, हल्का बुखार आ गया है। अब वही बॉडी को आप डीजे में ले जाकर खड़े कर दीजिए, सारे लोग नाच रहे हैं, ब्रेन क्या देख रहा है, डांस। आंख से देखने के बाद ब्रेन को समझ में आ रहा है भैया डांस हो रहा है और अच्छा डीजे चल रहा है, अच्छा खासा इसमें इंटरटेन हो रहा है, तो ब्रेन का मैक्सिमम काम कहाँ पे चला गया, डीजे में, सॉन्ग में चला गया, डांस में चला गया, तो वो अपनी थकान को कम कर देगा। दैट मीन्स ब्रेन कंट्रोल करता है, और जब हम जान जाते हैं तो ब्रेन से ही काम लेते हैं। अब प्लेटलेट्स घटा, डिक्रीज हुआ तो भी प्रॉब्लम है ना। अब दूसरा आपका क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये भी काम है, ये काम इसको सौंपा गया है, ठीक है, ये बहुत बड़ा ठेकेदार है। न्यूक्लियस सेल डिवीजन ये करेगा, मल्टीसेलुलर ये बनाएगा, मोटा यही करेगा, लेकिन उसके बाद हमारा काम क्या आएगा, दूसरा काम इसका क्या सौंपा गया, भैया ये भी काम तुम्हें देखना होगा। ये काम क्या दिया है, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर। हेरिडेटरी कैरेक्टर, हेरिडेटरी मतलब होता है वंश के अनुसार, वंशानुगत, ये कह सकते हो, वंश के अकॉर्डिंग। तो आपका ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर, जो वंशानुगत चरित्र होते हैं, जो वंशानुगत या वंशानुगत गुण होते हैं, वो एक जनरेशन से, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी न्यूक्लियस के द्वारा ही पहुंचते हैं। दैट मीन्स न्यूक्लियस जो है, जैसे आपका फेस, आपका कलर, आपका हेयर, आपकी आईज, आपका कैरेक्टर, अगर आपके किसी भी माता या पिता से मैच करते हैं तो ये किससे है। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारा लड़का ठीक नहीं है, कभी कभी होता ना कि भैया गुप्ता जी तुम्हारा लड़का ठीक नहीं है, तो मुझे गाली दे रहा था, तो गुप्ता जी कहेंगे तो क्या करें, तुम ऐसे कामें करते हो। अब वो व्यक्ति क्या कहता है, अरे यार इनके पूरे परिवार के खून में ये बसा है, उसको न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है, वो सेल के न्यूक्लियस की बात नहीं करता, वो ब्लड की बात करता है कि भैया इनसे बात मत करो, इनके पूरे खून में ही लड़ाई बसी है।
खून का मतलब वो यही कहना चाहता है कि न्यूक्लियस प्रॉब्लम है, कि इनके जीन में है। कभी कभी लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड होते हैं वो जीन्स बोल देते हैं, कभी कभी डीएनए बोल देते हैं, और कभी कभी न्यूक्लियस बोल देते हैं। लेकिन हम मैक्सिमम को लोग के गोया 100 में से 70% यही कहते हैं कि इसके खून में हिस्सा है ना भैया, इसका खून गर्म रहता है। अरे तो वार्म ब्लडेड तो सारा इंसान है, उसका खून गर्म से क्या लेना देना? ठंडा खून वाले तो मगरमच्छ है, मेढक है, मछलियां हैं, और इंसान तो वैसे भी गर्म खून वाला है। अब उसका खून गर्म है तो क्या उबल रहा है? हाथ डालो तो छाला पड़ जाएगा? ऐसा तो है नहीं, लेकिन कहते हैं ना इसका खून गर्म है। या कभी कभी ये भी आप देखोगे हिंदी के जो राइटर वगैरह होते हैं वो बोलते हैं कि होनहार गिरवान के होत चीकने बाप, कि अगर बाप बहुत अच्छा स्वभाव का है तो बेटा भी, अगर बेटा किसी का आवा भगत अच्छा स्वागत करता है, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर लोग ये कहते हैं कि होनहार गिरवान के होत चीकने बाप, कि जैसे पिता है, पिता का स्वभाव जैसे है उसने अपना स्वभाव पुत्र को दिया है, तो जैसा परिवार का सदस्य है वैसे ही, ठीक है। और कभी कभी क्या कहते हैं, इनके परिवार का खून ऐसा है, मतलब एक तरफ पॉजिटिविटी है दूसरी तरफ निगेटिविटी। जहां पर पूरा श्रेय किसको जाता है भैया? न्यूक्लियस। पूरा श्रेय किसे जाएगा? न्यूक्लियस को जाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वंशानुगत गुणों का जो ट्रांसमिशन होता है, आदान प्रदान होता है, देना होता है, वो क्या कहलाएगा आपका? किसका वर्क होता है? न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस ये करता है एक पीढ़ी के सदस्य एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसके कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। अब वो क्या कैरेक्टर हो सकता है जरूरी नहीं, वो आपका जो है हेयर कलर उससे हो सकता है, आई हो सकता है मैचिंग, स्किन मैचिंग हो सकती है, आपका बिहेव कर सकता है मैचिंग, फीलिंग कर सकता है, बहुत सारी। अब दो काम तो इसको प्रॉपर सौंपा गया। पहला काम है ये सेल डिवीजन तुम्हें प्रॉपर करना है। दूसरा काम क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और तीसरा कंट्रोलिंग ऑल द लाइफ फंक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल, सेल में होने वाले सारे प्रकार के फंक्शन, सेल के अंदर चाहे साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे वो काम कर रहे हों या सेल का पूरा फंक्शन कैसे चल रहा है, सेल ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको भी पूरी तरीके से नियंत्रण में, कंट्रोल में रखने वाला न्यूक्लियस है। तो अब आपको समझ में आ गया इसको क्यों कहते हैं ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। सेल डिवीजन ना होगा तो हमारी बॉडी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जाएगी। सेल डिवीजन फास्ट होगा तो हमारी बॉडी में जल्दी से जल्दी डेवलप होगा। वो तो हमारा न्यूक्लियस कैसे कर रहा है, इसलिए हम अपने बॉडी को ज्यादा एनर्जी देते हैं। दूसरा हम देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक वंशानुगत जो गुण ट्रांसफर होते हैं वो भी न्यूक्लियस देख रहा है। तीसरा, इसमें काम क्या हो रहा है, सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स फंक्शन कैसे कर रहे हैं, ऑल द लाइफ फंक्शंस टेकिंग, सारे लाइफ फंक्शंस कहां हो रहे हैं? अभी आपने पीछे देखा ऑल लाइफ फंक्शंस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, तो सारे लाइफ प्रोसेस कहां हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में। तो आपको ये समझना है कि सारे जो साइटोप्लाज्म में जितने भी वर्क हो रहे हैं, लाइफ प्रोसेसिंग वर्क जितने भी हो रहे हैं, वो भी कंट्रोल में किसके है? न्यूक्लियस में। आप समझ सकते हो कि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, ये तीन काम की वजह से। समझ गए? अब इसी के अंदर आप देखोगे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के और अंदर जाओगे न्यूक्लियोलस में। अब न्यूक्लियोलस के अंदर आप जाओगे तब आपको डीएनए मिलता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जो 3D लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ जीन्स मिलते हैं। तो वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत परिवर्तन होता है, जीन्स लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा संरचना होती है, वहाँ से हम जो है जनरेशन के गुणों को पहचानते हैं। जगह जनरेशन के गुणों का निर्धारण वहाँ से होता है, श्रेय न्यूक्लियस को जाता है। समझ गए? अब एक बार अगर हम रिकैप देखें तो हम पढ़े क्या क्या? सेल पढ़े, सेल के बारे में जानकारी लिए। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, ये भी बताया हमने। 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज की तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप भी उन्होंने बनाया, बल्कि वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं था। उन्होंने डेड सेल को पहले देखा, ठीक है, उन्होंने इसका नाम सेल दिया। सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटा कमरा, वो भी कहाँ से? लैटिन वर्ड्स के हिसाब से, ठीक है ना। उन्होंने इसका नाम ये दिया।
फिर उसके बाद हम एक सेल को देखते हैं, सेल में आकर 3 मेजर पार्ट देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन देखते हैं, सेल वॉल देखते हैं, फिर साइटोप्लाज्म देखते हैं और फिर न्यूक्लियस देखते हैं। अब हम जब साइटोप्लाज्म देखते हैं तो वो लाइव प्रोसेसिंग सारा वर्क कर रहा है। न्यूक्लियस का ये 3 वर्क अभी मैंने अभी आपको बता दिया कि क्या क्या वर्क करता है। अब किसी भी मटेरियल को इंटर करना, आउट करना, ये काम सेल मेम्ब्रेन को सौंपा गया है और साथ में आउटर इंजरी से भी बचाएगा सेल को, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, साइटोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब जो भी और बचे हुए पोर्शन हैं लाइक प्लास्टिड्स है या क्रोमोप्लास्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बर्डन भी ना पड़े, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, ठीक है। ओके।